वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने भूगोल की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहले लेक्चर की हम लोग बात करते हैं और देखेंगे, चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में, यानी साइज एंड लोकेशन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपसे पूछ सकता है कि भारत कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है भाई, आप लोगों को पता है कि आपका ग्लोब जो है, ग्लोब के बीचों बीच में आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर से ऊपर वाला भाग जो है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो निचला भाग है उसको सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अगर भारत की भैया अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर अगर हम स्थिति को देखें तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यहाँ पर याद रखना आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की पश्चिम में स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। तो ये तो हुआ इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर 23.5 डिग्री की मैं बात करूं, 23.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा की बात करूं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है ना। दक्षिण पूर्व में आप देखोगे, यानी कि अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो भारत का यहाँ ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, जहां बंगाल की खाड़ी स्थित है उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा इधर की साइड में है अरब सागर, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल भारत का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के टोटल एरिया का लगभग 2.4% है। ठीक है, भारत जो है ये 7वां बड़ा देश है, यानी कि 6 जो है वो भारत से बड़े हैं और 7वां नंबर जो है वो भारत को प्राप्त है। स्थल सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। यानी जलीय सीमा वाटर बाउंड्री पूछी जाए तो 751.6 किलोमीटर और अगर लैंड बाउंड्री पूछी जाएगी तो 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो भारत की लंबाई पूछ सकता है तो 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें तो भारत की चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें आपके नवीनतम बलित पर्वत स्थित है। मुख्यतः आप समझ सकते हो हिमालय पर्वत। ठीक है, दक्षिण के भूभाग की बात करें तो ये उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता गया है, यानी नीचे की तरफ जो है वो आपका दक्षिणी भाग जो है वो नीचे की तरफ सिकुड़ती हुई स्थिति में सिंक होता हुआ है। क्लियर है। आगे की तरफ देखेगा तो यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भाई आपसे पूछ देता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है, ये आपको याद रखना है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो आपके भारत के समय को निर्धारित करता है और इसको मानक याम्योत्तर यानी कि भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो कहाँ स्थित है और कहाँ से होकर गुजरती है। और ये समय जो निश्चित किया जाता है भारत में, ये उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर से किया जाता है।
भारत के दक्षिणी बिंदु की अगर मैं बात करूं, साउथ मोस्ट पॉइंट की बात करूं, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये कहाँ स्थित है, तो लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास ये स्थित है। इसका नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था, है ना, बाद में इसको इंदिरा पॉइंट, और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ग्रेट चैनल किस किस के बीच स्थित है, तो ग्रेट चैनल जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट और आपके इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, है ना। 2004 में आपको पता है भाई सुनामी आई थी, तो सुनामी के समय पर इंदिरा पॉइंट जो था वो पानी में पूरी तरीके से डूब गया। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। भाई एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, 8 डिग्री किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको अलग करता है, या 10 डिग्री किस किस को अलग करता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे नॉर्थ पॉइंट की बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल कहलाता है, ठीक है, इंदिरा कॉल कहलाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसको किबिथु या अरुणाचल, किबिथु या इसको वलांगू भी बोल देते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गोहार मोता, गोहार मोता या गोहार मोती है, या ये कहां पर है, तो ये कच्छ गुजरात में स्थित है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण का बिंदु अगर पूछा जाए तो आपको केप कोमोरिन, कन्याकुमारी याद रखना है। क्लियर है, आगे की तरफ चलिएगा। भाई वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जिनमें से आपके इन सभी को 6 अंचलों में मुख्य रूप से बांटा गया है, 6 जोन में इनको बांटा गया है। ये भैया यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है इस समय पर, है ना। आपको पता है भाई भारत की जनसंख्या जो है वो चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊपर की तरफ पहुंच गई है। इसके अलावा चीन अब विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये वाली स्थिति आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट पॉइंट है, ये 37 डिग्री 6 मिनट पॉइंट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये जो है ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। भारत का जो उत्तरी बिंदु था इसको हमने नाम दिया था, ये आपका इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ये केप कोमोरिन है जो आपके कन्याकुमारी में स्थित है। इसके अलावा आपके पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये गोहार मोता जो बेसिकली कच्छ गुजरात में है। और अगर हम इधर की बात करें तो पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये आपका किबिथु है, ठीक है, क्या है ये, किबिथु, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट है, यानी कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिससे भारत के समय को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपकी कर्क रेखा जो है ये लगभग भारत को 2 हिस्सों में बांटते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यही चीज हम लोग अभी पढ़कर आए हैं। आगे की तरफ चलिएगा, तो आगे की तरफ चीजों को बढ़ाते हैं। तो देखो भारतीय भूखंड के बारे में याद रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप में है, पूर्व और पश्चिम के मध्य, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भी कहा, तो ईस्ट और वेस्ट इनके बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है ना, यानी कि एक्सपेंशन, सदर्न एक्सपेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। भारत के आसपास का जो सागर है वो कौन सा है आपका, इंडियन ओशियन, ठीक है, ये वाली स्थिति आप लोग देख रहे हैं। और ये वाली स्थिति भारत की, ठीक है। ये जो महाद्वीप है ये कौन सा है आपका, एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार जो है वो आपका भारत देश है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के ऊपर या भारत के हिसाब से, भारत की स्थिति के हिसाब से रखा गया है, तो वो आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिएगा टोटल 9 देश हैं जिनके साथ में भारत जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इनमें से 7 देश स्थल सीमा
लैंड बाउंड्री पर हैं, और जबकि 2 देश जो हैं वो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है? भारत के साथ अपनी भूमि साझा करने वाले देश इस प्रकार हैं। कौन-कौन से देश हैं? तो देखिएगा भैया, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है? अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो चीन, नेपाल, भूटान है। पूरब में बात करें, ईस्ट में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ठीक है? त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है, भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है? श्रीलंका जो आपके साथ यानी भारत के साथ में वाटर बाउंड्री बनाता है, श्रीलंका दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट में स्थित है, और मालदीव की बात करें तो ये साउथ वेस्ट में स्थित है, जो समुद्री सीमा यानी वाटर बाउंड्री भारत के साथ में बनाता है। अब बात आती है पड़ोसी देश, है ना, उनके सीमावर्ती राज्य, मतलब कौन-कौन से राज्य भारत की सीमाएं मिलाते हैं, लंबाई कितनी है, राजभाषा, मुद्रा और राजधानी। ठीक है? अफगानिस्तान की बात करें, सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो लद्दाख, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वाला हिस्सा। ठीक है? 106 किलोमीटर लंबाई है। राजभाषा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये बेसिकली दारी और पश्तो। ठीक है? मुद्रा अफगानी है, और इसके अलावा अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के 5 राज्य वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सीमा रेखा बनाते हैं। 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा रेखा इसी की है। बंगाली भाषा बोली जाती है, बंगाली टका यहाँ मुद्रा है, और ढाका इसकी राजधानी है। भूटान के साथ में 4 स्टेट भारत की सीमा बनाते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 699 किलोमीटर की लंबाई है। जोंगखा राजभाषा है जो यहाँ बोली जाती है। भूटानी नेगुलनम, ठीक है, ये यहाँ की मुद्रा का नाम है, और थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। चीन 4 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लद्दाख। ठीक है? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में चीन की सीमा रेखा है। 3488 किलोमीटर है। मंदारिन भाषा बोली जाती है, रेननबी या युआन यहाँ की मुद्रा है, और बीजिंग जो है वो इसकी राजधानी है। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लंबाई 1643 किलोमीटर। बर्मी भाषा बोली जाती है। म्यांमार क्यात ये मुद्रा का नाम है, और नेपियडा ये जो है ये आपकी म्यांमार की कैपिटल या राजधानी का नाम है। क्लियर रहेगा? आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, अगला जो देश है वो नेपाल है। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सीमा रेखा साझा करते हैं इसके साथ। 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भाषा, लैंग्वेज नेपाली बोली जाती है, नेपाली रुपया चलता है, और राजधानी कैपिटल काठमांडू में है। पाकिस्तान 3 राज्य हैं, कौन-कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके साथ में ये सीमा रेखा बनाता है। 2-3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उर्दू भाषा बोली जाती है, पाकिस्तानी रुपया चलता है, और कैपिटल इस्लामाबाद में है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की स्थिति भारत के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है? मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। समुद्री सीमा बनाता है, ओशियन बाउंड्री बनाता है। सिन्हली और तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर चलता है, और इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है? ये विधायी राजधानी है। कोलंबो जो है वो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, या इसकी कार्यकारी राजधानी है। मालदीव की बात करें तो लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग ये इनके बीच में है। ये भी हमारे साथ ओशियन बाउंड्री बनाता है। द्विवेही यहाँ पर भाषा बोली जाती है। मालदीवियाई रुपया यहाँ चलता है, और राजधानी इसकी जो है वो माले में स्थित है। क्लियर रहेगा? रेखाओं की बात कर लेते हैं तो देखो, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है? इंडिया और चाइना के बीच। डूरंड रेखा ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है? तीनों रेखाएं पूछ सकता है आप लोगों से। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ, अभी भी मैंने बताया था। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर यानी इंडियन ओशियन का नामकरण हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पता है भाई, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख,
और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और सबसे छोटा जो है वो आपका लक्षद्वीप है। क्लियर रहेगा जनसंख्या के आधार पर और एरिया के आधार पर। अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर यानी कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य जो हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको मिलाकर 7 बहन या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि पुडुचेरी जो है वो ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी भैया एक नहीं 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तो यनम, यनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। माहे कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इन्हीं को मिलाकर पुडुचेरी बनता है। पश्चिम में भैया देखिएगा पाकिस्तान, पूर्व में है बांग्लादेश। भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक पाई जाती है। जबकि अन्य 6 देश जो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल है। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में जो सीमाएं हैं वो मानव के द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, म्यांमार के साथ में नेचुरल प्राकृतिक सीमा हम लोग साझा करते हैं। भाई नॉर्थ में आपको पता है हिमालय पर्वत है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, साउथ में हिंद महासागर इंडियन ओशियन है ना, साउथ वेस्ट में अरब सागर है। और भैया ये जो है ये भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये पूरे आसपास के क्षेत्र आपको याद रखने हैं जो भारत की सीमाएं बनाते हैं। भारत और म्यांमार के मध्य में हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं भैया, जिसको क्या बोला जाता है? अराकान योमा। ये कहाँ स्थित है? म्यांमार में। ठीक है, अराकान योमा हो गया, चिन्ह हो गया, नागा हो गया, पटकाई। ठीक है, नागा पटकाई, ये जो है ये लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा को बनाती है किधर? नॉर्थ ईस्ट, भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, आगे की तरफ देखिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, पता ही है आपको, याद कर लो फिर भी। गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात में जसदन है, राजस्थान में कलिंजर है, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहत, झारखंड में लोहरदगा, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर और मिजोरम में चंफाई। ये वो जगह है जहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्रफल है, कर्क रेखा से ऊपर जो भारत फैला हुआ है उसका जो एरिया है वो दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल का लगभग लगभग मानिएगा तो दोगुना है। ठीक है, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं जो है वो 3 देशों से मिलती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, सिक्किम जो है वो नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और चीन से के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में जानकारी। राजस्थान राजधानी भी जयपुर में है, जिलों की संख्या कितनी है? 53। क्षेत्रफल और देश के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज भी दे देता है। देखो परसेंटेज महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जैसे आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, उस राज्य के हिसाब से आपको भारत देश में उसका क्या परसेंटेज है वो याद रखना होगा और क्षेत्रफल याद रखना होगा। यहाँ पूरा डेटा दिया हुआ है, राजधानियां मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से याद कर लीजिएगा। आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से, इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, विधायी राजधानी इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती और एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम। इसके अलावा जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल में है। यूपी का लखनऊ है, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलुरु। यूपी में याद रखेगा जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 आपको याद रखना है। आगे उड़ीसा का भैया भुवनेश्वर राजधानी है, छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटलनगर, तमिलनाडु का चेन्नई है, बिहार का पटना, वेस्ट बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है हरियाणा की चंडीगढ़। ठीक है, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम की गंगटोक, गोवा की पणजी और तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी। तेलंगाना में राज्यों की जो जिलों की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो कितनी है? 33। ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना आपको याद होगा भाई, तेलंगाना जो राज्य है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था 2014 में।
केंद्र शासित प्रदेश 8 है आपके यहाँ पर, अंडमान निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। जिले यहाँ पर 3 है, तो क्षेत्रफल 8249। इसके अलावा चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ पर एक जिला है, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भैया 11, इसके अलावा 1483 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप की बात करें, कवरत्ती है, एक है, जिले की संख्या 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पुडुचेरी की बात करें तो 4 यहाँ पर जिले हैं और 492 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर 22 जिले हैं, 55,538 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लद्दाख की बात करें तो लेह में राजधानी 7 जिले हैं और 1,74,852, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है आपका, लद्दाख। आगे की तरफ चलिएगा, भारत की तटरेखा की राज्यवार लंबाई, ठीक है, कोस्टल जो लाइन है हमारी, है ना, जो कोस्ट की लंबाई है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है उसके आधार पर। तो देखो गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, 1214.7 किलोमीटर, ठीक है, तो याद रखिएगा कैसी है, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट भारत में। आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर है, दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा है इसकी। और याद रखिएगा इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है वो श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम से नेल्लौर जिले के टाडा तक फैला हुआ है। तमिलनाडु की बात करें 906 किलोमीटर, लगभग 906.9 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, कोरोमंडल तट के नाम से ये जो कोस्टल लाइन है इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 652.6 किलोमीटर चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और इस तट को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। केरल में 569.7 किलोमीटर पांचवी सबसे बड़ी तटरेखा, और याद रखिएगा इसको एक नाम दिया जाता है, इसको मालाबार कोस्ट या मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की बात करें तो 476.4 किलोमीटर तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र, क्या बोलते हैं, हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र, या इसको 6 नदियों का उपहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 6 नदियों का उपहार भी बोल देते हैं। कर्नाटक 280 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक की तटरेखा को नाम दिया था, कनारा के नाम से जाना जाता है, और भारत के कर्नाटक राज्य में अरब सागर के किनारे तक ये फैला हुआ है। गोवा दमन द्वीप, गोवा और दमन द्वीप, ठीक है, 160.5 किलोमीटर। 1961 से गोवा दमन द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा पहले भैया ये केंद्र शासित, गोवा भी पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी। ये तीनों स्थान महाराष्ट्र और गुजरात के निकट पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। क्लियर है। पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की बात करें 157.5 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का तटीय मैदान जो है पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिणी 24 परगना जिलों में स्थित है, ये इन जिलों में फैला हुआ है। पुडुचेरी की बात करें तो 30.6 किलोमीटर। पुडुचेरी की बात करें तो तटरेखा कैसी है, इसकी सबसे छोटी है। लक्षद्वीप की बात करें तो 132 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की बात करें तो 1962। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आपसे पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी में सबसे लंबी कोस्टल लाइन इसी की है। तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई जो बनती है वो कितना बनता है, 7516.6 किलोमीटर, याद रहेगा। आगे की तरफ चलिएगा तो देखो भारत की जो मेन लैंड है, ठीक है, यानी कि मुख्य भूमि की जो है तट रेखाओं को उनके स्थान और सक्रिय भूआकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के आधार पर दो समूहों में बांट देती है। कैसे कैसे बांट देती है, तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। भारत की देखो ये ऐसी वाली स्थिति बनती है ना, तो ये वाला इधर वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट, और ये वाला जो तट है ये आपका बनता है ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भाई तटीय राज्यों में केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यानी ये आपको याद रखना है कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है ये भारतीय राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा सागर से मिल रही है। इसके अलावा दमनदीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, है ना, इसके अलावा अंडमान निकोबार, ये जो है ये यूनियन टेरिटरी है जिनकी सीमा सागर से, ओशियन से मिलती है ना। भारत की भूमि की अगर हम बात करें बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि फिजिकल डायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेटू की मैं बात करूं, पेनिसुलर प्लेटू मतलब जो भारत की ये वाली स्थिति बनती है ना, तो भारत के तीन तरफ सागर है,
है ना? यहाँ पर अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। तो 3 तरफ से यदि कोई जमीन का हिस्सा घिरा हुआ होता है, तो उस हिस्से को प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार ये वाला हिस्सा जो है, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग माना जाता है, ओल्डेस्ट पार्ट माना जाता है। भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। ठीक है? इसके अलावा हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी हुई स्थलाकृति हैं। मतलब पहले केवल जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा जो है, वो काफ़ी पहले बन चुका था और बाकी हिमालय या जो आपका नॉर्थ प्लेन है, ये जो है ये बाद में बनकर तैयार हुए। हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ठीक है, अनस्टेबल है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दिखाती है, मतलब यंगेस्ट, मतलब ये अभी-अभी बन मतलब कुछ नई बनने वाली आकृतियों में से एक है, जिसमें ऊँचे शिखर पाए जाते हैं, हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, वैली पाई जाती हैं और तेज बहने वाली, बहुत तेज बहाव वाली नदियाँ पाई जाती हैं। ठीक है? उत्तरी मैदान यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, उसके बारे में याद रखिएगा, ये जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है, एलुवियल जो डिपॉज़िट है, एलुवियल सॉइल का डिपॉज़िट जो है, जलोढ़ मिट्टी का जो निक्षेप है, उससे बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो आग्नेय और रूपांतरित है, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये जो है कैसी है, ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियां। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश जो है, नेबर कंट्रीज जो हैं, एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत और भारत के पड़ोसी देश अभी आपने पढ़े थे, उन सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप, यानी इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्योंकि इनमें भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है, जिसमें उत्तर में हिमालय क्षेत्र जो है वो शामिल है। आगे की तरफ चलिएगा, भौगोलिक आकृतियों को अगर हम देखें तो अलग अलग करके, तो हिमालय माउंटेन रेंज है, आपके नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू है, भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट है, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन है, इसके अलावा द्वीप समूह यानी आइलैंड्स हैं। क्लियर है? एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हिमालय। हिमालय देखिएगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है, ये आपको पता है। भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो कैसा है, युवा है। ठीक है, कैसा है, युवा, यंग है। और बनावट के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है, वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, ये फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की अगर आप स्थिति देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, भारत की अगर आप स्थिति देखेंगे, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो नॉर्थ जो कि पश्चिम पूर्वी दिशा में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो इसके बीच में आपका क्या फैला हुआ है, भारत देश, वो हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मतलब विश्व के सर्वाधिक ऊंचे जो पर्वत पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है लंबाई कितनी है हिमालय की, तो 2400 किलोमीटर। इसके अलावा आपसे पूछता है कि भैया ये किस आकार में है, तो एज अ अर्धवृत्त। ठीक है, ये किस प्रकार से फैली हुई है, ये अर्धवृत्त के आकार में फैली हुई है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर। और अरुणाचल में, ठीक है, कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर। और असम में कितनी है, तो अरुणाचल में कितनी है, 150 किलोमीटर। मतलब इधर की तरफ आप आओगे कश्मीर की तरफ, तो कश्मीर की तरफ हिमालय ज्यादा फैला हुआ है, चौड़ाई अधिक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई केवल 150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर रह जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा अगर हम बात करें तो पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक डायवर्सिटी पाई जाती है। जैसे-जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे-वैसे ऊंचाई जो है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियों से बना है। 3 पैरेलल रेंजेज हैं, उनसे ये बना हुआ है और इन श्रेणियों के बीच में कई घाटियां या वैली पाई जाती हैं। उत्तर से दक्षिण तक विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखो सबसे ऊपर है महान या भीतरी हिमालय। इसको क्या बोला जाता है, द ग्रेट और इनर हिमालय। ठीक है, यह सबसे ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, हिमाद्री। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सबसे ऊंची चोटियां जो पाई जाती हैं वो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती है। इसके नीचे की तरफ आओगे भारत की तरफ तो आपको मिलेगा मिडिल और लेसर हिमालय।
ठीक है? ये जो है, ये आपको याद रखना है, इसको आप लघु हिमालय भी कह देते हो, मध्य हिमालय भी कह देते हो। ये बीच वाली श्रेणी है, मध्यवर्ती श्रेणी है। इसमें शिवालिक पर्वतमाला से उत्तरमाला मतलब जो दक्षिण में शिवालिक माउंटेन रेंज है, उससे ऊपर है, ठीक है? यहाँ पर याद रखिएगा ऊँचाई की बात करें तो देखो ऊँचाई ज़्यादा है, लेकिन हिमाद्री जो ग्रेट हिमालय है, उससे कम है। अगर आप स्थिति देखोगे ना हिमालय की, कुछ हिमालय की स्थिति आपको मैं बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो देखो यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से जो पड़ा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से वो पड़ा हुआ है, ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद अगला हिमालय जो है, ये है आपका मिडिल और लेसर हिमालय और फिर इसके नीचे जो पड़ा हुआ है, ये कहलाता है आपका शिवालिक हिमालय। तो 3 पर्वतमाला से मिलकर बनता है हमका आपका हिमालय। आगे आता है बाहरी हिमालय यानी आउटर हिमालय, ठीक है? ये शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है और याद रखिएगा ये पर्वतमाला हिमालय परिवार में सबसे छोटी है। सबसे छोटी पर्वतमाला जो है, वो कौन-सी है आपकी बाहरी हिमालय, ठीक है? उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों और पहाड़ियों की बात करते हैं तो देखो जम्मू-कश्मीर में काराकोरम श्रेणी मिलेगी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। याद है? ठीक है? आगे चलो। पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखें तो उत्तर-पूर्वी राज्यों में फैली हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैली हुई हैं। इनमें से कई भारत में हैं और म्यांमार की सीमा के रेखा के साथ फैली हुई हैं, जिनमें पटकाई बुम, नागा पहाड़ी और मिज़ो पहाड़ियाँ, ठीक है? भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है, ठीक है? भारत और म्यांमार की जो सीमा है, उस पर ये वाली आपको मिलेंगी, पटकाई बुम मिलेगी, नागा पहाड़ी मिलेगी, मिज़ो पहाड़ी मिलेगी। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो देखो माउंट एवरेस्ट, ठीक है? माउंट एवरेस्ट विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको चोमोलंगमा भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है आपके पर्वतों की रानी। चोमोलंगमा जिसका अर्थ क्या है पर्वतों की रानी। और भैया नेपाल में इसको क्या कहा जाता है तो इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर पूछिए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन याद रखिएगा, है ना? और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा सिक्किम में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी कंचनजंगा जो कहाँ पर है नेपाल की सीमा पर। कई छोटी-छोटी श्रेणी भी है भैया जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है, महाभारत है। ये हिमालय में ही स्थित आपकी माउंटेन रेंजेस के नाम है। याद रहेगा ये बेसिकली मध्य हिमालय जो था ना मिड हिमालय ये उसी के भाग हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो देखो ये आपके पूरे हिमालय पर्वत की एक रूपरेखा आप लोगों को देखने को मिल रही है ना? यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ये कौन श्रेणी आ रही है, ये हिंदुकुश श्रेणी और ये दोनों जहाँ पर मिल रही हैं इसको पामीर नोट के नाम से जाना जाता है, पामीर की ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये आपकी काराकोरम श्रेणी है पूरी, ये यहाँ पर आपकी लद्दाख श्रेणी है, ये यहाँ पर जास्कर श्रेणी है, ठीक है? और भैया यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है आपको, है ना? ये वाला जो दिख रहा है, ये बेसिकली आपकी जो है ये K2 यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर ये वाला जो हिमालय पर्वत यहाँ से यहाँ तक नीचे तक ये फैला हुआ है, ये आपका ग्रेट हिमालय। इसके बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा ये मिड हिमालय और सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा आउटर हिमालय। तो ये हिमालय का क्रम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके आसपास की चीजें आप लोगों को देखनी होंगी। पूरा मैप आपके सामने, ठीक है? यहाँ पर्वत भी दिख रहा है आपको नामचा पर्वत, ये बेसिकली आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर रहेगा? आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा-सा देख लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं चीजों को, उत्तरी मैदान की बात करते हैं यानी कि आपके नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। तो भैया 3 प्रमुख नदी प्रणाली है जो इसे बनाती हैं, एक है सिंधु, इंडस, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी प्रणाली जो है, तीनों रिवर सिस्टम जो है, वो आपके बेसिकली उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। मतलब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है यानी उत्तरी मैदान जो उसका निर्माण कैसे हुआ है तो यहाँ पर जो नदियां बहती हैं उन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल जो है उसको बहाकर लाया जाता है और वो आपके यहाँ मतलब ये उत्तर वाले क्षेत्र में आकर इकट्ठा होती आती हैं और इकट्ठा होने से जो मैदान बना उसी को आप लोग उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं।
विस्तार पूछ लेगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है भैया, है ना? अगर बात करें तो भैया लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है ये मैदान, ठीक है? याद रखिएगा इस मैदानी क्षेत्र में भैया बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा रिच सॉइल कवर है, क्योंकि उपजाऊ मैदान पाया जाता है, याद रखिएगा। पानी की उपलब्धता है ना यहाँ पर अच्छी पाई जाती है, वाटर आसानी से प्राप्त होता है, अनुकूल जलवायु है, इसी वजह से यहाँ पर खेती यानी कृषि एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, नदी है द्वीप, है ना, यानी कि जिनको हम लोग बोल देंगे रिवराइन आइलैंड्स, क्या बोलेंगे इनको, रिवराइन आइलैंड्स। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। जब कोई नदी भैया देखो सागर की तरफ जाती है ना, तो उसके बहाव में कमी आ जाती है, बहाव में कमी आ जाती है, तो नदी के साथ में जो सिल्ट आती है, जो गाद आती है, वो गाद इकट्ठा हो जाने के कारण नदी जो होती है वो पतली पतली कई सारी शाखाओं में, ब्रांचेस में बढ़ जाती है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो इनको वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, वितरिकाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज इनको कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर भैया 3 भागों में हम लोग बाँट सकते हैं। पश्चिमी भाग जो है उसे कहा जाता है पंजाब का मैदान, ठीक है? पंजाब की तरफ पश्चिम का जो भाग है उसे कहते हैं पंजाब का मैदान। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब किसको बोलते हैं भई? है ना? दोआब किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदान होता है, फर्टाइल प्लेन जो होता है उसी को दोआब कहते हैं। और पंजाब जो नाम पड़ा है वो इसी से, 5 नदियाँ वहाँ पर बहती हैं तो उसका नाम क्या पड़ गया आपके पंजाब। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। मतलब जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो आपके जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे की तरफ होती हैं, तो उसका फुटप्रिंट जो होता है, यानी कि उसका जो पहाड़ियों का जो पाद क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर एक निक्षेप तैयार होता है, एक डिपॉज़िट तैयार होता है और इसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है? जो शिवालिक पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला का ढाल जहाँ पर खत्म होता है, वहाँ पर जो क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर कंकड़ पत्थर से युक्त मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। और भाबर क्षेत्र में क्या होता है, जो छोटी-छोटी नदियाँ होती हैं ना, वो विलुप्त हो जाती हैं, मतलब जमीन के नीचे की तरफ चली जाती हैं, ठीक है? याद रखिएगा नदियाँ दोबारा निकल के कहाँ आती हैं, अगर एक क्षेत्र में नीचे की तरफ जाती हैं, तो नीचे-नीचे बहकर फिर ये दोबारा से आपको दिखने लग जाएँगी। तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त होती हैं और बाहर आती हैं। जब ये बाहर आती हैं, तो यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और इस दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है? और भैया ये घने जंगलों का क्षेत्र है, जहाँ पर बेसिकली वन्य जीव वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। मतलब पुराना जलोढ़ का मतलब क्या है भैया? कि पहले कभी वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता था लेकिन वर्तमान में नहीं पहुँचता, तो उसको क्या बोल देते हैं पुराना जलोढ़। और जब पुराना जलोढ़ हो, जहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसको बांगर। यहाँ भांगर लिखा हुआ है या बांगर कह लो, बांगर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? यहाँ की मिट्टी जो होगी वो चूनेदार होगी, यानी कि कैल्वियस डिपॉजिट उसके अंदर पाया जाएगा और स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कंकड़ कहा जाता है, ठीक है? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी है, खादर, बांगर, भाभर और तराई, ठीक है? ये चारों क्षेत्र में याद रखिएगा ये मैदानों के ही रूप हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है क्योंकि हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ के साथ में नदियाँ अपने साथ नया डिपॉज़िट लेकर आती हैं, बिछाती हैं और नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं, ठीक है? हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। कैसे कुएँ? पाताल तोड़ वेल्स, ठीक है? मतलब जहाँ पर पानी जो है वो ऊपर की तरफ निकलता रहता है। आगे की तरफ चलते हैं भैया, प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है, मतलब पहले ऊंचाई बढ़ती है फिर ऊपर से आकर ये सपाट हो जाता है, ठीक है? जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है।
गोंडवाना भूमि का ये भाग है, प्राचीन गोंडवाना लैंड जो था उसका ये भाग है। उसके टूटने एवं अपवाह के कारण इसका निर्माण हुआ। गोंडवाना भूमि जब टूटी थी और एक तरफ चलना प्रारंभ कर दी थी तो उसके उसी से आपके प्रायद्वीपीय भारत या पेनिसुलर इंडिया का निर्माण हुआ। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अगर ये देखा जाए भारत में, भारत के जो हिस्से हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन-सा है, सबसे प्राचीनतम कौन-सा है, तो यही वाला भाग, है ना? इसके पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 भाग हैं, 2 भाग कौन से? मध्य उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाइलैंड्स और एक है दक्कन का पठार, ठीक है? 2 हिस्से हैं किसके? प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिसुलर इंडिया के। भारतीय मरुस्थल की बात कर लेते हैं, इंडियन डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, अरावली पहाड़ियां जहां पर स्थित हैं, बेसिकली आपके जो ये राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका राजस्थान वाला हिस्सा है, ये गुजरात वाला। यहीं पर आपके गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला जो है, इस अरावली पर्वतमाला से जो पश्चिम का हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से में भैया आपके जो मरुस्थल फैला हुआ है, डेजर्ट फैला हुआ है, इसे थार नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? थार। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कैसा है? अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष भैया वर्षा जो होती है वो 150 यानी कि 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। भाई जब ड्राइनेस पाई जाएगी तो वेजिटेशन, वनस्पतियां भी वहां पर कैसी हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। वर्षा ऋतु में भैया कुछ नदियां वगैरह यहाँ पर दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी नदियां पाई जाती हैं जो मतलब निकलती हैं और निकलने के बाद विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, नदियों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से नदियां जो होती हैं वो सागर तक नहीं पहुंचती। केवल लूनी, इस क्षेत्र की लूनी नदी जो है वही ऐसी नदी है जो भैया इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लूनी जो है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा लूनी, अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो लूनी है। बरखान की बात करें, बरखान क्या होता है? तो बरखान होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला, क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स, ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इस तरीके से, ठीक है, या ये इनका तरीका होता है, ठीक है, ये कह लो या इस तरीके से कह लो। ये हो गया बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन ब्रह्मवट टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप में पाए जाते हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मिलती है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन आ जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर यह संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है। मतलब ये वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला भारत में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा जो है, यही आपके तटीय मैदान कोस्टल प्लेन का निर्माण करते हैं। अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी तट की बात करें, इधर वाले तट की, ठीक है, पश्चिमी तट की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, मुंबई और गोवा, ठीक है, मतलब आप ऐसे कह लो कि भैया यहाँ पर मुंबई, ठीक है, और गोवा, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कोंकण कहा जाता है। ये वाला जो तट है इसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट, ठीक है। इसके बाद बीच वाला भाग कहलाता है कन्नड़ मैदान, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो मैदान है ये क्या कहलाता है? कन्नड़ मैदान। और इसके बाद का केरल के आसपास का जो तट है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मालाबार, ठीक है। तो 3 भाग हो गए इसके, 3 मैदान हो गए, 3 तटीय मैदान, 3 कोस्टल प्लेन यहाँ पर हो गए। बंगाल की खाड़ी की तरफ चलोगे तो विस्तृत मैदान है, ठीक है, चौड़ा भी है, विड्थ इसकी अधिक पाई जाती है, कैसा है? समतल है, प्लेन है। उत्तरी भाग में क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार, ठीक है, बंगाल की तरफ आप आओगे, ये वाला, ठीक है। तो बंगाल में भैया यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वाला यहाँ पर उड़ीसा के आसपास है ना, इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। और दक्षिणी भाग इसका जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका पूर्वमंडल कहलाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो उत्तरी सरकार, और नीचे वाला क्षेत्र जो है वो पूर्वमंडल तट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूर्वमंडल तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, इस तरीके का।
बड़ी नदियों में बात करें तो देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो भैया इस वाले क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी सागर से जाकर मिलती है तो नदी के द्वारा जो भी चीज़ें बहाकर लाई जाती हैं तो वहाँ पर ऊँचाई को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर जो डिपॉज़िट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है? याद रखिएगा चिल्का झील के बारे में, चिल्का झील ईस्टर्न कोस्ट पर, यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू-लक्षण है। अनूप झील का उदाहरण है, लेगून झील का उदाहरण है, अभी आगे आएगा तब और समझो। द्वीप समूह में देखिएगा 2 द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भैया अरब सागर में है, केरल के मालाबार तट के पास में है स्थित। इसके अलावा छोटे-छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल क्या होता है? भई समुद्र में एक समुद्री जीव पाया जाता है पोलिप के नाम से, ठीक है? वो पोलिप नाम का जीव जो होता है वो निर्माण करता है प्रवाल द्वीपों का, ठीक है? यहाँ पर देखो क्या-क्या है तो लक्षद्वीप में लक्का द्वीप है, मिनिकॉय है, अमीनी द्वीप है। ये जो है ये सब आपके मिलकर लक्षद्वीप बनाते हैं। 1973 में इनका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप, ठीक है? 32 वर्ग किलोमीटर का छोटा-सा क्षेत्र है। कवरत्ती जो है भैया वो इसका प्रशासनिक मुख्यालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या राजधानी कह लो। इस द्वीप समूह पर यानी लक्षद्वीप पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। वेजिटेशन और जो डायवर्सिटी है बायोडायवर्सिटी वो अधिक पाई जाती है। पिटली द्वीप यहाँ जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली पिटली द्वीप लक्षद्वीप में यहाँ पर इंसान नहीं रहते, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है? यहाँ पर याद रखिएगा जो द्वीप हैं वो बड़े-बड़े हैं, यानी कि एरिया ज़्यादा है और इसके अलावा बिखरे हुए हैं, मतलब काफ़ी दूर-दूर हैं। 2 भागों में बाँट सकते हैं, उत्तर में इसको अंडमान कहते हैं और दक्षिण में इसको निकोबार। यहाँ पर याद रखिएगा आपको याद होगा कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। मतलब ये माना जाता है कि माउंटेन रेंज थी, वो माउंटेन रेंज सागर में जब डूब गई तो उसी से आपके अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है? देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है जलवायु यहाँ पर कैसी है तो इक्वेटोरियल विषुवतीय जलवायु यहाँ पाई जाती है और यहाँ पर घने जंगल यानी कि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में याद रखिएगा लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है तो 36। ठीक है लक्षद्वीप में लक्षद्वीप की बताइए है पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं तो देखो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच में है ना? यहाँ पर भैया अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में है। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में है। कार्डामम पर्वतमाला या इलायची की पहाड़ी है, तो केरल और तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पर्वतमाला केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैली हुई है। कलनी पर्वतमाला ये जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है। सतपुड़ा पर्वतमाला गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैली हुई है। विंध्य पर्वत या विंध्याचल जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। गारो पर्वत श्रृंखला मेघालय में, खासी पर्वत श्रृंखला मेघालय में, जैंतिया जो है मेघालय में है। पीर पंजाल जो है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में फैली हुई है और काराकोरम श्रेणी जो है ये लद्दाख में फैली हुई है ठीक है तो भैया ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पर्वतमाला को आपको दे दे और पूछ ले कि वो किन किन राज्यों में फैली हुई है याद रहेगा उच्चतम शिखर पूछ लेगा ठीक है अरुणाचल प्रदेश का भैया सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कांगटो है कहाँ स्थित है पूर्वी हिमालय में ठीक है इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का लियो पार्विल पश्चिमी हिमालय यानी वेस्टर्न हिमालय में है जम्मू कश्मीर का केटू गॉडविन ऑस्टन कराकोरम श्रेणी में है कर्नाटक का मुलायनगिरी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर है केरल का अनायमुड़ी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट पर है महाराष्ट्र की ऊंची चोटी कालसुआई सह्याद्री पर्वतमाला में है मिजोरम की फोंगकोई लोसाई पर्वतमाला में है नागालैंड की सारामती नागा पर्वत श्रृंखला में स्थित है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली में है सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यानी कि ईस्ट हिमालय पूर्वी हिमालय में तमिलनाडु की दोद्दा बेट्टा है नीलगिरी पर्वतमाला में है त्रिपुरा की बेंटा लोंगाछिप ठीक है ये जमुई पर्वतमाला में स्थित है
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी हिमालय में है। वेस्ट बंगाल का संदकफू चोटी ये पूर्वी हिमालय ईस्ट हिमालय में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल शिखर या सैडल पीक है। याद रहेगा पर्वत चोटियां और उनके सबसे ऊंचे पर्वत। भारत को उच्चतम पर्वत को पूछा जाएगा, क्या कहेगा, कहेंगे आप कंचनजंगा। ठीक है, भागा बकुशा था भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो कौन सा, कंचनजंगा। भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित सबसे ऊंचा कौन सा है, तो माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो ये अरावली पर्वतमाला है। इसके अलावा पश्चिमी घाट और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुड़ी है, पश्चिमी घाट की भी और साउथ इंडिया की भी। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये कहाँ पर है, माउंट आबू के पास है राजस्थान में। रायसीना हिल नई दिल्ली का क्षेत्र जो है जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वो इसका विस्तार है, इसका अरावली पर्वतमाला। मैंने बताया ना अरावली पर्वतमाला बढ़कर दिल्ली तक फैली हुई है, और रायसीना जो हिल है नई दिल्ली में जहां पर राष्ट्रपति भवन आज का स्थित है, वो बेसिकली इसी का बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण पठार को उत्तर भाग मैदान से विभाजित करती है, वो है विंध्य पर्वतमाला। याद रहेगा, आगे चलिए। ठीक, पश्चिमी घाटियों को इस नाम से भी जाना जाता है, जो वेस्टर्न वैलीज हैं उनको क्या कहा जाता है, सह्याद्री हिल्स। ठीक है, वह पर्वत जिस पर वैष्णो देवी मंदिर है, तो वैष्णो देवी मंदिर किस पर है, त्रिकुटा पर्वत पर, किस पर, त्रिकुटा। कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास माना जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके तिब्बत में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे विश्व का, ऊंचाई 8,848.86 मीटर, नेपाल में है, क्या बोलते हैं, ठीक है, किस में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट के नाम दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, और ये काराकोरम श्रेणी में है, मैंने बताया, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो बेसिकली पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। ठीक है भाई, देखो गॉडविन ऑस्टिन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, ये बेसिकली आपके पीओके में आता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। क्लियर है, चलो कुछ ऊंचे शिखर है भैया, है ना, इनकी ऊंचाई वगैरह याद हो जाए तो बढ़िया, वरना सबसे ऊंचा याद रखें। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848.86 मीटर, कंचनजंगा 8598 यानी सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है 8481 मीटर, धौलागिरी नेपाल में है 8172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर, अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी उत्तराखंड भारत में है 7817, कामेट पर्वत भारत में 7756 मीटर, नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश भारत में 7756 मीटर, धुला मंदावा नेपाल में है 778 मीटर। ठीक है, ये ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पीक हैं, इसके हिमालय पर्वतमाला